हेलो बच्चों, वेलकम टू द ब्रांड न्यू लेक्चर ऑफ योर फेवरेट चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग। सो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जेईई एडवांस्ड 2020 पेपर 1 के अंदर जो सेक्शन ए होता है, जो कि सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस वाला होता है, उसके बारे में। हम लोग सेक्शन वाइज हर एक सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में अलग अलग लेक्चर में बात करेंगे, ताकि लेंथ ऑफ द लेक्चर भी ज्यादा ना हो और आपको जहां पे दिक्कत हो आप पर्टिकुलरली उस लेक्चर पे जाके अपने डाउट्स क्लियर कर ले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अ फुटबॉल ऑफ क्या दे रखा है, रेडियस आर इज केप्ट ऑन अ होल ऑफ रेडियस स्मॉल आर वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर लेस देन कैपिटल आर, made on a plank kept horizontally. One end of the plank is now lifted so that it gets tilted, making an angle theta with the horizontal as shown in the figure. The maximum value of theta so that the football does not start rolling down the plank satisfies. अब हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए। हमें क्या समझ में आना चाहिए कि ये जो फुटबॉल है ये तब तक रोल नहीं करेगी जब तक इसका जो mg का टॉर्क है वो इस पॉइंट के पार नहीं हो जाता। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये फुटबॉल है, ठीक है, इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूं और ये पॉइंट जो है ये है मेरा सेंटर, इसको मैं ओ बोल देता हूं। चलिए, तो मैंने कहा ये जो पॉइंट ओ है ये इस पे एक mg लग रहा होगा नीचे। तो जब तक ये पॉइंट ए यहां नहीं आ जाता तब तक ये फुटबॉल स्टेबल पोजीशन पे है, और जैसे ही ये ए पॉइंट इस तरफ सरका ये फुटबॉल नीचे रोल हो जाएगी। करेक्ट। अब थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं तो क्या हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या मैं कहूंगा कि भाई यहां से ये वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, ये वाला है पॉइंट बी। करेक्ट। तो ये वाला है पॉइंट बी, तो मैं इसको ऐसे बनाया और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी। तो क्या इतना अंडरस्टूड है? अगर ये पॉइंट डी है तो आई कैन इजीली राइट डाउन, क्या लिख सकता हूं भाई मैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट डी, ये 90 डिग्री पे, ये पॉइंट ओ। करेक्ट। और यहां से मेरा जो mg वाला जो नीचे वाला हिस्सा है वो जा रहा है यहाँ पे। ठीक। अब सोच के देखिए बच्चों, हमें क्या बोला गया कि अगर मैं यहां से ये लूं तो ये वाला एंगल थीटा है। करेक्ट। और बाय ज्योमेट्री ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये डिस्टेंस हमारे पास, कुछ डिस्टेंसेस हमें ऑलरेडी गिवन है। कौन कौन सी डिस्टेंसेस गिवन है? ये डिस्टेंस हमारे पास कैपिटल आर है और ये डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल आर है। करेक्ट। और अगर ये डिस्टेंसेस कैपिटल आर और स्मॉल आर हो गई सो कैन आई राइट डाउन कि साइन थीटा लिखना बड़ा आसान है। कैसे लिखेंगे हम? वी कैन राइट डाउन दैट साइन थीटा मैक्सिमम, जो कि इस वाले थीटा की मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, ये किसके बराबर होगा? स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा एंड डी गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए आगे बात करते हैं। A light disc made up of aluminum, a non-magnetic material, is kept horizontally and is free to rotate about its axis as shown in the figure. A strong magnet is held vertically at a point above the disc away from the axis. On revolving the magnet about the axis of the disc will figure is schematic and not drawn to scale. अब हमें क्या जा रहा है यहाँ पे? हमें डिस्क दी, डिस्क के ऊपर एक मैग्नेट रख दी। अब मैग्नेट को ये घुमा रहे हैं हम लोग। जब मैं मैग्नेट को ये घुमा रहा हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि डिस्क भी घूमेगी? अब वो किस तरीके से घूमेगी, क्वेश्चन ये है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं यहाँ पे। क्या मैं कह सकता हूं अगर अभी डिस्क यहां पर है तो डिस्क की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होगी वो कुछ ऐसे पास हो रही होगी। देखिए तो भाई बच्चों, और जब मैग्नेट मूव हो रही है तो इस हिस्से में से क्या हो रहा होगा? इस हिस्से में से नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो नीचे की तरफ जा रही है वो कम हो जाएगी, और अगर वो कम हो जाएगी तो इसमें एक ऐसा करंट इंड्यूस होगा जिसके कारण वो फ्लक्स कम ना हो, अपोज करेगा चेंज को, यानी नीचे की तरफ फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड जाए, इस तरीके से उसमें करंट फ्लो होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि दिस वुड फॉर्म सॉर्ट ऑफ अ मैग्नेट जिसका साउथ पोल ये हो और नॉर्थ पोल ये हो। क्या समझ में आया? अब क्या इसके बाद जब घुमा रहा हूं मैं तो वापस से ऐसे खूब सारे गोले बन जाएंगे जहां पे फ्लक्स
जैसे जब ये मैग्नेट मूव करेगी, दूर जाएगी, तो कम हो रहा होगा। और अगर ये कम हो रहा होगा तो यह है साउथ पोल, यह है नॉर्थ पोल, तो क्या ये रिलेटिव मोशन को रोकना चाहेगा? यहाँ पे एडी करंट्स का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। एडी करंट्स के कारण क्या ये चाहेगा कि रिलेटिव मोशन ना हो? और रिलेटिव मोशन ना होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई मैग्नेट को तो घुमा ही रहा हूं, डिस्क भी उसके साथ घूमने लग जाए। अगर डिस्क उसके साथ घूमने लग जाएंगी तो क्या है, फ्लक्स का चेंज जो होगा वो कम होगा, और इसीलिए इस केस के अंदर डिस्क साथ साथ घूमने लग जाती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेट घूम रही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। रोटेट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोशन, नहीं, सेम डायरेक्शन में मोशन करेगी। रोटेट इन द डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स मोशन, वेरी ट्रू। Not rotate and its temperature will remain unchanged, false. Not rotate बोलते ही गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है थोड़ा काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक स्मॉल रोलर है जिसका डायमीटर हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, डायमीटर 10 सेंटीमीटर है इसके अंदर की एक्सल का। ओके, इट इज ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड मीटर स्केल इज पोजिशन horizontally on its axle with one edge on the scale on top of the axle. The scale is now pushed slowly on the axle so that it moves without slipping on the axle. Okay, and the roller starts rolling without slipping. After the roller has moved 50 centimeter, the position of the scale will look like. Okay, तो अभी ये इस तरीके की पोजीशन है। मैं मान लेता हूं कि ये कुछ देर बाद आगे बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ने पे क्या होगा? ये है मेरा रोलर, ये है मेरा एक्सल, और ये है मेरा रोलर। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना आगे बढ़ा? ये बढ़ा 50 सेंटीमीटर आगे। करेक्ट। अब मुझे क्या निकालना है कि रीडिंग ऑफ स्केल क्या होगी। तो अगर मैं किसी तरीके से स्केल कितना मूव किया वो निकाल लूं और उसमें से ये 50 सेंटीमीटर माइनस कर दूं, तो रिलेटिव मोशन ऑफ द स्केल आ जाएगा। वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं सेंटर जो मूव किया है वो 50 सेंटीमीटर मूव किया है, अगर स्केल जो लीनियर मोशन मूव किया है वो निकाल लूं, उसमें से 50 माइनस कर दूं, तो रिलेटिव जो चेंज आएगा स्केल की पोजीशन में वो आ जाएगा, और वही मेरी एक्स की वैल्यू होगी जो कि सभी ऑप्शंस में गिवन है। करेक्ट। सो चलिए मैं कोशिश करता हूं ये सब सॉल्व करने की। तो क्या मैं कह सकता हूं कि क्योंकि ये जमीन पे है, क्योंकि ये जमीन पे है, मैं मान लेता हूं कि इसका रेडियस है कैपिटल आर जो कि गिवन है 10 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस है स्मॉल आर जो कि गिवन है 5 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सो कैन आई राइट डाउन कि यहां पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर जो होगा वो होगा ओमेगा इनटू कैपिटल आर। ये कैसे पता चला मेरे को? ये कैसे पता चला मेरे को? ये मुझे पता चला क्योंकि अगर मैं कहूं कि ये ओमेगा से घूम रहा है तो सेंटर पे जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट, ये कितने से घूमेगा? ओमेगा इनटू आर से। तो जो लीनियर स्केल वाला पॉइंट होगा वो कितने से घूमेगा? सो v ऑफ स्केल वाला जो पॉइंट होगा वो कितने से घूमेगा? वो घूमेगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर प्लस ओमेगा इनटू स्मॉल आर से घूमेगा। क्या इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो क्या मैं कह सकता हूं इसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी ही सही। तो क्या मैं कह सकता हूं एंगुलर वेलोसिटी बराबर होगी वेलोसिटी एट सेंटर अपॉन कैपिटल आर के। तो क्या यहां पे मैं लिख सकता हूं 3/2 क्या लिखूंगा यहाँ पे? चलिए लिखता हूं VC प्लस VC अपॉन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। और अगर मेरे पास ये 1/2 आ गया, सो कैन आई राइट डाउन कि यहाँ पे जो वैल्यू बन जाती है इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2। तो मेरे पास जो फाइनल वैल्यू बन गई वो बन गई 3/2 VC। अब मुझे क्या कह रखा है कि 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर क्या है? सेंटर का मोशन। तो क्या सेंटर का मोशन इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ये हो गया 50 सेंटीमीटर। सो क्या मैं कह सकता हूं जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्केल होगा वो होगा क्या? v ऑफ स्केल इनटू t व्हिच इज इक्वल टू 3/2 इनटू VC इनटू t। अब VC इनटू t तो 50 था, तो ये कितना हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर। यानी मेरे पास सेंटर का मोशन आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया 50 सेंटीमीटर, स्केल का डिस्प्लेसमेंट आ गया 75। तो इन दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो मैं कहूंगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्केल इज इक्वल टू 75 माइनस ऑफ 50, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लुकिंग एट द ऑप्शंस, ये देखो यहाँ 50 लिखा है, गलत हो जाएगा। कलर से लेते हैं।
यहाँ पे 50 लिखा है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे 75 लिखा है ये सही हो जाएगा, 100 लिखा है ये गलत हो जाएगा, 25 लिखा है ये गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस है r and end turns have negligible resistance as shown in the schematic figure. Its two ends are connected to two wires and it is hanging by those wires with its plane being vertical. The wires are connected to a capacitor with charge Q through a switch. The coil is in horizontal uniform magnetic field B0 parallel to the plane of the coil. When the switch is closed, the capacitor gets discharged through the coil in a very short time. By the time the capacitor is discharged fully, the magnitude of the angular momentum gained by the coil will be. अब इस क्वेश्चन में दिखने में बहुत भारी क्वेश्चन लगता है, बट है नहीं। समझाता हूं कैसे। क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे पता है कि अगर मैं किसी करंट कैरिंग कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, तो उस करंट कैरिंग कॉइल का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है विच इज इक्वल टू आई इंटू ए वेक्टर, करेक्ट। और उस करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट होने के कारण टॉर्क भी निकाला जा सकता है m क्रॉस b से। एक बार टॉर्क आ गया तो टॉर्क क्या होता है? dl बाई dt, यानी dl की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी? टाउ इंटू dt, करेक्ट। तो मैं वही काम करने वाला हूं। क्या मैं कहूंगा कि इसके अंदर मान लेते हैं करंट आई जा रहा है इस कॉइल के अंदर, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं इसका रेडियस दे रखा है r और नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं मुझे n। सो क्या मैं कहूंगा यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट होता है नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट जितना गया इंटू एरिया विच इज इक्वल टू n इंटू आई इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, करेक्ट। यहां पे जो टॉर्क होगा वो होगा m क्रॉस b वेक्टर, करेक्ट। यानी n इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी, ओके। ये टॉर्क को मैं लिख सकता हूं dl बाई dt। अब मैं मैग्नीट्यूड्स में आ रहा हूं सारा का सारा। तो क्या मैं dl को लिख सकता हूं n इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी इंटू आई डी टी। अब कितने बच्चों को पता है कि जब मैं लिखता हूं आई डी टी तो भाई जो चार्ज होता है वो होता है डी क्यू बाई डी टी, या यूं कहें डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू करंट। और इसको मैं लिखता हूं डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी और इंटीग्रेट कर देता हूं तो टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे कैपेसिटर में? क्यू इज इक्वल टू आई डी टी का इंटीग्रेशन, यस और नो। तो यहां पर भी अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा मेरे पास एंड दैट इज इक्वल टू n इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी इंटू क्यू। इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। तो क्या आप लोग ये बी नॉट लिखा हुआ है सब जगह पे, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई? देखो फटाफट। तो क्या मेरे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई विच इज पाई इंटू एन इंटू क्यू इंटू बी नॉट इंटू आर स्क्वायर। लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा एंड डी गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। A parallel beam of light strikes a piece of transparent glass having cross section as shown in the figure below. Correct shape of the emergent wavefront will be. अब जब ये क्वेश्चन आप देखते हैं तो इस टाइप का कोई भी फिगर आपने करा नहीं तो घबराना नहीं है। क्या करना है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कहना है कि जब वेव फ्रंट हवा में चलती है तो उसकी स्पीड जो होती है वह स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, लेकिन जब वेव फ्रंट कांच में चलेगी या ग्लास में चलेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी? हवा से कम होगी। तो अगर कोई वेव फ्रंट ज्यादा देर कांच में रहेगी तो वो काफी देर बाद निकलेगी हवा में कंपेयर टू जो हिस्सा कम कांच में चला है। कहने का मतलब अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं और इस फिगर को देखूं तो क्या मैं कह सकता हूं ये बहुत ही मोटा हिस्सा है कंपेयर टू ये वाला हिस्सा, यानी यहां से पतले वाले हिस्से से वेव फ्रंट बहुत पहले निकल जाएगी और आगे बढ़ जाएगी कंपेयर टू इस मोटे वाले हिस्से से। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से ये जो मोटा वाला हिस्सा है यहां से वेव पीछे रह जाएगी और पतले वाले हिस्से से आगे बढ़ जाएगी और फिर ये पीछे रह जाएगी। ऐसा कोई वेव फ्रंट बनना चाहिए। क्या ही समझ में आया? किस बेसिस पे बोला मैंने ये? क्योंकि कांच में ग्लास में स्पीड ऑफ वेव फ्रंट कम होगी तो जो हिस्सा मोटा है उसमें बाद में निकलेगा और पीछे रह जाएगा कंपेयर टू जो हिस्सा पतला है उसमें से वेव फ्रंट पहले निकल जाएगा। लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा एंड डी गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए आगे बात करते हैं। An open-ended U tube of
यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटेन्स वाटर जिसकी डेंसिटी गिवन है 10 to the power 3 kg per meter cube. Initially the water level stands at 0.29 meters from the bottom in each arm. Kerosene oil, a water immiscible liquid of density 800 kg per meter cube, is added to the left arm until its length is 0.1 meter. As shown in the schematic figure, the ratio H1 by H2 of the heights of the liquid in the two arms is. अब यह क्वेश्चन बेसिक अपनी फ्लूइड्स का है, हालांकि एडवांस के पेपर में आया है लेकिन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल प्रेशर इक्वेशंस लगा के उसको सॉल्व कर देना है। चलिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या कहा गया कि इस पूरे इनिशियली द लेवल स्टैंड्स एट 0.29 मीटर, यानी पहले 0.29 दोनों लेंथ के अंदर था। तो क्या मैं कह सकता हूं कि H1 प्लस H2 जो है वो कितना है भाई? वो पहले कितना था? वो पहले था 0.29 इंटू 2 प्लस 0.1। क्या इतना समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 0.68। तो मेरे पास सबसे पहली इक्वेशन आ गई H1 प्लस H2 इज इक्वल टू 0.68। ठीक है, अब मैं सेकेंड वाले की बात करता हूं। क्या मैं कह सकता हूं कि भाई सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है तो लिक्विड जो इसके अंदर भरा हुआ है, अगर लिक्विड एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो लिक्विड जो इसमें भरा हुआ है सेम पॉइंट, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होगा। तो हमने कहा लेट अस से प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B, राइट? सो प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B। इसको मैंने क्या लिखा? इसको मैंने कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो ऑफ अपना जो केरोसिन ऑयल है इंटू G इंटू 0.1 प्लस रो ऑफ वाटर into G into H1 minus of 0.1 is equal to P naught plus rho of water into G into H2। यहां से सॉल्व करता हूं तो P naught खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास? मेरे पास बचेगा रो K की वैल्यू कितनी है भाई? 800। G हटा दो, G हटा दो, G हटा दो, क्या बचेगा? 800 into 0.1 plus 1000 into H1 minus 0.1 is equal to 1000 into H2। सो सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.1 into 0.8 plus H1 minus of 0.1 is equal to H2। So finally I get this as H1 minus of H2 is equal to 0.02। और यहां से मैं अगर सॉल्व करूं इसको लेटर से इक्वेशन 2 बोल देता हूं। सो बाय 1 and 2 what do I get? I get H1 by H2 की वैल्यू 35 by 33 और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। लुकिंग एट द ऑप्शंस, A गलत हो जाएगा, B सही हो जाएगा, C गलत हो जाएगा एंड D गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B। सो आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, आपको लगता है इससे और भी लोगों को बेनिफिट हो सकता है तो इसको शेयर करिएगा, और रेगुलर और वीडियोस का नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए फाइनली हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।